हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाइए, सभी बच्चे हो जाइए कनेक्ट। देखिए जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, आज हमारी टीलेट फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस की क्लास होने जा रही है स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में काफ़ी गैप रहा है बीच में, ठीक है। वो गैप इसलिए रहा है क्योंकि मैंने आपको एसएसटी का सिलेबस कवर कराया है, कंप्यूटर का, बाल विकास का। तो 3-4 सब्जेक्ट एक साथ ना चला के मैंने सोचा कि एक सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करा दूँ, ये बेहतर रहेगा और आप लोग इतने उसका रिवीजन भी लगा पाएंगे, राइट। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर, वैसे प्रीवियस वीडियोस को अगर किसी बच्चे ने वॉच नहीं किया है तो जा कर के वॉच कर लेना प्लेलिस्ट में। 1 बाय 1 करके आपको सारा सीक्वेंस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लियर सभी को? 44 तक के क्वेश्चन, 43 तक के क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पर करा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे 44 क्वेश्चन से, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे चल रहे हैं। साइंस का आपका ये पेपर है जो कि होता है 25 मार्क्स का। क्लियर? बाकी के जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है लाइक बाल विकास, सामाजिक अध्ययन और अधिगम, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के आपके 50 मार्क्स के होते हैं। अगर कोई बच्चा इन पर ज़्यादा ध्यान दे लेता है, 50 मार्क्स के जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इन पर 48 के आसपास ले आते हैं नंबर, तो 90 प्लस स्कोर आपका कहीं नहीं जाता है बिल्कुल भी। क्लियर? चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। देखो हमारा क्वेश्चन है कि गुरुत्व बल और पेशीय बल को उदाहरण देकर समझाइए। तो बलों के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं? मेन टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। बल विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पेशीय बल। पेशीय बल क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ते हैं या हाथ से उठाते हैं तो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है ना, खिंचाव पैदा, एक तरह का खिंचाव पैदा होता है और हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है। पेशियों द्वारा लगाए गए इस तरह के बल को हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल। क्लियर? बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना, पानी से भरी बाल्टी उठाना, किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, टमाटर को दबाना आदि इसी बल के उदाहरण हैं। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा गुरुत्वीय बल देखो क्या होता है। पृथ्वी पत्थर के टुकड़ों को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। अपने केंद्र की ओर पृथ्वी क्या करती है? आकर्षित करती है। और पृथ्वी के इस बल को ही क्या कहा जाता है? गुरुत्व बल कहा जाता है। सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल कार्य करता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है? खींचती है या आकर्षित करती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा चुंबकीय बल। देखो कौन सा होता है। चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबक लोहे की कीलों को अपनी तरफ खींचता है और चुंबक द्वारा कीलों पर जो लगाया गया बल है उसी को बोलते हैं हम चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक और चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया जो बल है वो चुंबकीय बल कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है देखो हमारा विद्युतीय बल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है? विद्युतीय बल के कारण भी आकर्षण बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए अगर प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों से रगड़कर कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाया जाएगा तो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो प्लास्टिक के स्केल की तरफ क्या होने लगेंगे? आकर्षित। तो ऐसा किस वजह से होता है? विद्युतीय बल के कारण होता है। क्लियर? नेक्स्ट है फिर घर्षण बल। क्या होता है? जैसे कि आप लोग बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और अचानक से आपका पैर केले के छिलके पर पड़ जाता है तो आप क्या करेंगे? गिर जाएंगे। और यदि सिलबट्टे के दांते घिस जाएं और आटा चक्की के जो पट्टे हैं वो घिस जाए तो क्या होगा? जो चक्की है वो गति नहीं करेगी। तो घर्षण बल की मात्रा बहुत कम होने का कारण ऐसा ही होता है। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जड़ों के भागों के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। अब देखो जड़ दो प्रकार की होती है, एक तो मूसला जड़ होती है, दूसरी होती है अपस्थानिक जड़। क्लियर? मूसला और अपस्थानिक जड़ मैं आपको एक वीडियो में बिल्कुल क्लियरली बता चुकी हूँ ये क्या होती हैं। मैंने बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अगर कोई बच्चा नया कनेक्ट हुआ है और किसी ने अगर प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो जा कर के वो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम अपने टॉपिक पर आते हैं डायरेक्टली। इसमें देखो क्या होता है। सबसे पहला होती है मूसला जड़, टैप रूट। ये संचित खाद्य पदार्थ के कारण फूली हुई, गूदेदार और विभिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। अब इसके भी टाइप्स हैं हमारे टैप रूट के, मूसला जड़ के। सबसे पहला होता है शंकुरूप। शंकुरूप होता है कॉनिकल, जैसे कि आपने देखा भी होगा गाजर में, इसकी जड़ ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे की तरफ से क्या होती है? पतली होती है। क्लियर? नेक्स्ट है फिर कुंभीरूप, नेपिफॉर्म। शलजम में आपने देखा होगा ऊपर घड़ी के समान होती है और नीचे का सिरा जो है वो एकदम पतला होता जाता है। यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर फ्यूजिफॉर्म।
देखो फ्यूजिफॉर्म तर्करूप क्या होती है। मूली की आपने देखी है, मूली की जो जड़ होती है वो बीच से फूली हुई होती है, ठीक है, और शीर्ष और आधार पर थोड़ी सी पतली होती है। इस तरीके से यहाँ बीच से थोड़ी फूली हुई होगी और यहाँ शीर्ष पे और आधार पे क्या होगी, थोड़ी सी पतली होती जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है फिर गांठदार जड़। इसकी यह फूली गुद्देदार होती है परंतु कोई निश्चित आकार इसका नहीं होती, गुलाबबास में होती है। क्लियर। अब देखो जैसे इसके बहुत सारे टाइप दिए हैं, टैप रूट के भी और इसके क्या बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट के, ठीक है, मूसला और अपस्थायी जड़ के। लेकिन आपको सारे टाइप्स नहीं लिखते हैं, लिखने हैं मैक्सिमम आपका 2 मार्क्स का ही आपको लिखना होता है, तो उसमें इतना सारा लिखने की कोई भी नीड नहीं है। क्लियर। हाँ, आप 2-2 3-3 पॉइंट लिखेंगे दोनों के, इतना इनफ है आपका आंसर। फिर भी पढ़ लेते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है। नेक्स्ट फिर अपस्थानिक जड़ क्या होती है, जब जड़ मूलांकुर के अलावा, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें मूलांकुर के अलावा किसी और स्थान से विकसित होगी जड़। और मूसला जड़ में किससे विकसित हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ किससे विकसित हो रही थी, मूलांकुर से हो रही थी, ठीक है। अब देखो इसमें इसके भी टाइप्स हैं। पहला है रेशेदार, वेट अ सेकेंड, देखो रेशेदार फाइबर्स जड़ क्या होती है, जड़ें बहुत पतली और जंतु के समान होती हैं। दूसरा है ट्यूबरस और फेसिकुलेटेड, कंदगुच्छ। कंद जड़ों में भोजन संचित होने के कारण ये फूल जाती है, गुच्छे बना लेती है, जैसे कि शकरकंद और एस्पेरेगस की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर ग्रंथिमय। इन जड़ों के जो सिरे होते हैं वो फूले हुए होते हैं, जैसे कि मेलिलोटस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा जटामूल। देखो जटामूल कौन सी होती है, देखो ये कितने सारे टाइप्स दिए हैं, लेकिन आपको सारे नहीं लिखने हैं। आप 2 से 3 लिखेंगे दोनों में, और 2 से 3 लिखने के बाद आपके दोनों में कुल मिला के 4 से 5 पॉइंट हो जाएंगे, इतना इनफ है, ठीक है। तो जटामूल क्या होती है, जब पर्व संधियों से, पर्व संधि क्या होती है, नोड्स और इंटरनोड्स आपने देखा होगा प्लांट के अंदर, देखा है, हाँ देखो ये होता है, ये नोड्स होते हैं और इनके बीच का जो स्पेस होता है इसको क्या बोला जाता है, इंटरनोड। तो ये बोल रहा है कि पर्व संधियों से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ने लगती हैं, भूमि के अंदर घुसकर रस्सीनुमा संरचना बना लेती हैं, तो उसको बोलते हैं जटामूल, जैसे कि मक्का की होती है। नेक्स्ट है फिर मणिकाकार रूप। ये जड़ जो है निश्चित आकार के बंद मोती की तरह फूल जाती है, जैसे कि वाइटस में, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आरोही मूल, क्लिम्बिंग रूट्स होती है। आरोही जड़ें पर्व संधियों पर निकलती हैं और मतलब आरोह ये चढ़ने में सहायता करती हैं, जैसे कि आपकी मनी प्लांट तो सभी ने देखा होगा, है ना। और दूसरा एग्जांपल है इसका मॉन्स्टेरा। नेक्स्ट है फिर श्वसनीय जड़ें, रेस्पिरेटरी रूट। ये जड़ें क्या होती है, लवणोद्भिद पौधों में पाई जाती हैं। भूमि में जब हवा या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब श्वसन क्रिया करने के लिए कि ये जड़ें भूमि से ऊपर निकलकर श्वसन करने लगती हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, श्वसनीय जड़ें कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एविसीनिया और जूसिया। नेक्स्ट है फिर स्तंभमूल, प्रोप्रूट। जब जड़ें शाखाओं से निकलकर भूमि में चली जाती हैं और पेड़ को स्तंभ की तरह दृढ़ता प्रदान करती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, बरगद। आपने देखी होगी बरगद की जो शाखाएं निकलती रहती हैं, उसकी जो जड़ें निकलती हैं किस तरीके से वो भूमि को क्या करती हैं, टच करती हैं। नेक्स्ट है उपरिरोही एपिफिटिक रूट। पादपों में वायवीय जड़ें मिलती है। इन जड़ों में वेलामुन उत्तक पाया जाता है, और वेलामुन क्या करता है, वायु से नमी को सोख लेता है, जैसे कि आर्किड की जड़ें। नेक्स्ट है हमारा पर्णिल जड़ें। पर्णिल जड़ें देखो कौन सी होती है, फॉलियर रूट्स भी इनको बोलते हैं। जब पत्तियों की जड़ें निकलती हैं तो ये जड़ें पर्णिल जड़ें कहलाती हैं, जैसे कि पत्थरचट में, ब्रायोफिलम में। क्लियर। नेक्स्ट है परजीवी जड़ें, सकिंग और हॉस्टोरियल टाइप। परजीवी जड़ें पोषक तने में घुसकर भोजन का चूषण करती है, जैसे कि डेंड्रोप थी। और नेक्स्ट और लास्ट है हमारा परवलयाकार, एनुलेटेड। कुछ पौधों की जड़ों में वलयाकार संरचनाएं पाई जाती है, जैसे कि ऑर्किड में। यहाँ तक क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार बताइए। देखो गति क्या होती है, अगर कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन करती है तो उसी को क्या बोला जाता है, गति। क्लियर। और गति बहुत सारे प्रकार की होती है, जैसे कि सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवृत्ति गति और प्रक्षेपीय गति। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियाँ बतानी है, ठीक है। अगर आपके आसपास भी कोई तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपको उनको क्या करना है, अवेयर कराना है इस चीज़ से। क्लियर। वैसे तो ये लोग मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये है कि कोशिश करके देख लीजिए, मानते हैं तो उनका भला है, नहीं मानते हैं तो फिर जाने दीजिए, है ना। बिल्कुल सही कह रही हूँ ना मैं।
बिल्कुल, जो जैसा कर्म करता है उसको क्या अपने आप ही उसको भुगतना पड़ता है। चलिए देखो कैंसर क्या होता है। कैंसर, तंबाकू सेवन से सबसे पहला तो क्या होता है, कैंसर ही होता है। कैंसर होने के कारणों में सबसे बड़ा योगदान तंबाकू का होता है। तंबाकू के सेवन से अनेक प्रकार के होने वाले रोगों में कैंसर सबसे प्रमुख है। इससे क्या होता है, फेफड़े का कैंसर हो जाता है। तंबाकू में निकोटीन, आर्सेनिक, क्रोमियम आदि कैंसर पैदा करने के प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखो। नेक्स्ट है हमारा, तंबाकू का ज़्यादा नशा करने से स्वाद और सूंघने की शक्ति प्रभावित होती है। साथ ही अस्थमा और कई प्रकार के असंक्रामक रोग हो जाते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजांड न्यास से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। मीनिंग ऑफ प्लेसेंटेशन, जो बच्चों बायो बैकग्राउंड से है वो तो इसको ईजिली समझ लेगा, बाकी को मैं समझा देती हूँ। देखो बीजांड न्यास क्या होता है। बीजांड का बीजांडासन पर तथा बीजांडासन का अंडाशय में हुआ अभिविन्यास प्लेसेंटेशन कहलाता है। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मार्जिनल। अब देखो मार्जिनल कैसा होता है, जैसे कि आपने मटर में देखा होगा, मटर में इस तरीके से होता है, इस तरीके से बीजांडन्यास होता है। ठीक है, चाहे तो आप इसे अपनी कॉपी में साइड में बना सकते हैं, हेल्प के लिए आपको एग्ज़ाम में ये हाँ बिल्कुल याद रहने में सहायता करेगा। याद रहेगी आपको चीज़ें, डायग्राम से ज़्यादा याद रहती है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट है फिर मार्जिनल के बाद आ जाता है एक्साइल। एक्साइल पाया जाता है टोमेटो में पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में आपने देखा होगा, जैसे कि स्पोक नहीं होते हैं व्हील के, हाँ जो पहिए के स्पोक्स होते हैं, उसी तरीके से ये अरेंज रहते हैं इसके बीज। इस तरीके से बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये बीज अरेंज रहते हैं। ठीक है, टमाटर के आप उसको जैसे उसको काटते हैं बीज से, तो आपने देखा भी होगा, गोल गोल काटते हैं, जैसे सैलेड काटते हैं ना आप लोग, तब देखना उसको काट के, तो उसको आप उसका एक्साइल प्रेजेंटेशन देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पैराइटल। अब देखो पैराइटल किस में होता है। पैराइटल का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो खीरा है। ठीक है, पैराइटल होता है इस तरीके से। भाई साथ साथ बना लो, मैं देखो आपको बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल आसान भाषा में समझाती हूँ, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए अगर क्लास समझ में आ रही है तो। ये होता है हमारा पैराइटल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मुक्त स्तंभीय। अगर आप पेपर में थ्योरी ना लिख के इस तरीके से डायग्राम भी बना देंगे, 2-3 पॉइंट लिख देंगे आप बीजांडन्यास प्रेजेंटेशन के, 3 से 4 टाइप लिख देंगे, इनफ हो जाता है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल और डायग्राम ज़रूर होना चाहिए लेकिन उसमें। ठीक, अब देखो फोर्थ है हमारा फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल क्या होता है, फ्री सेंट्रल आपका पाया जाता है प्रिमरोज और डायंथस में। ठीक है, इसको भी मैं बताती हूँ। देखो ये इस तरीके से होता है, जैसे कि फ्री सेंट्रल नाम से ही पता चल रहा है, इसके बीज जो हैं वो इस तरीके से अरेंज रहते हैं चारों तरफ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फिर बेसल। बेसल कैसा होता है, जैसे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में ही पाया जाता है। ठीक है, हाँ इसमें एक या अधिक बीजांड अंडाशय के आधार पर लगे रहते हैं। देखो अंडाशय के जो आधार होता है उससे ये लगे रहते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट है फिर सुपरफिशियल और लैमिनर। इसमें क्या होता है, सुपरफिशियल और लैमिनर वैसे आपको लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहीं तक के आप लिख लेंगे, इतना इनफ हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन जो है, अगर साधारण भाषा में आपको बताऊं तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है। देखो बीजांड के भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का जो शीर्ष है वो गल जाता है, इसमें उपस्थित नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसमें तो देखो आप कितना सारा मतलब लिखा हुआ है ना, काफ़ी सारा लिख रहा है ना। अब मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, बोल रही हूँ मैं, लिख लीजिए सभी। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसको युग्मक संलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मक संलयन। तथा आपस में मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, इस घटना को निषेचन कहा जाता है। और जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तो उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। निषेचन फैलोपियन नलिकाओं में होता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को।
अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दिया करिए आप लोग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, क्लास अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, ठीक है, तब भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दिया करिए। देखो निषेचन होता है, नर युग्मक हमारा होता है N, और ऐसे मादा युग्मक हमारा एगुणित होता है। ये दोनों मिल जाते हैं तो ये 2N बन जाता है, इसको बोलते हैं युग्मनज। और यही प्रोसीजर हमारे क्या कहलाता है, निषेचन। ठीक है, हाँ, तो आपको इसमें से लिखने की कोई नीड नहीं है, जो मैंने आपको बोला है उतना लिख देना, उस पर आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। और ये चीज़ बना देना जो मैंने आपको अभी बना के बताई है ना, यहाँ पे आप N लिखेंगे और नर युग्मक लिखेंगे, इधर भी आप N लिखेंगे और मादा युग्मक लिखेंगे, दोनों का क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका 2N, और इसको बोलेंगे हम संलयित युग्मनज। क्लियर? हाँ, और यही पूरा प्रोसीजर कहलाता है निषेचन। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 50। ठीक है, पर परागण के 2 लाभ बताइए। अब देखो पर परागण क्या होता है। पर परागण से जो बने बीज हैं दंड स्वरूप और संख्या में ज़्यादा होते हैं। इनसे उत्पन्न पौधे भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, अति प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। पर परागण होने पर ही कृत्रिम परागण करके नई आवरण और वांछित लक्षणों वाली जातियाँ उत्पन्न की जा सकती है। सबसे पहली बात तो पर परागण होता क्या है, राइट? देखो इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पता क्या होता है, अगर परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्वपरागण। लेकिन अगर एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होंगे, मान लो ये एक जो है पौधे का पुष्प है और ये दूसरे पौधे का फूल है, और इस पुष्प के जो परागण हैं वो दूसरे पुष्प पर क्या होंगे, स्थानांतरित, तो उसको क्या बोला जाएगा, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। और एक होता है हमारा, मान लो ये पर्टिकुलर जो है एक पेड़ है, ये एक फूल इसका ये है और एक फूल इसका ये है, लेकिन सेम ही प्लांट में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो तब इसको क्या बोलेंगे, स्वपरागण। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पौधों में अनुकूलन का वर्णन कीजिए। अब देखो अनुकूलन वर्ड जो है, अडेप्टेशन, आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, 5th 6th में भी आप लोग पढ़ने लगते हैं अनुकूलन वर्ड को, छोटी क्लासों में भी आने लगता है। देखो अनुकूलन क्या होता है, विभिन्न प्रकार के वातावरण में पौधे अपने आप को जीवित रखने के लिए भिन्न प्रकार की गतिविधि करते हैं, उसे पौधों का अनुकूलन कहते हैं। सपोज दैट कि हम लोग हैं और हम कहीं पर जाते हैं, वहाँ पर सर्दी या गर्मी ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर चेंज होता है, और वहाँ उस डाइवर्स कंडीशन में भी अगर हम अपने आप को सर्वाइव करने में कैपेबल हो पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। क्लियर? हाँ, अगर हम डाइवर्स या एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को ढाल पाने में समर्थ होते हैं तो उसको अडेप्टेशन बोला जाता है। अब देखो जलोद्भिद पौधे, जलोद्भिद कौन से होते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो जलोद्भिद पौधे की प्रमुख विशेषताएं होती है, एक तो ये पौधे जल में रहते हैं, दूसरा इनकी पत्तियां जो है वो कटी फटी होती है, तना कमजोर स्पंजी होता है, जड़ें अल्प विकसित होती है। पौधों में पत्तियों पर श्लेष्म पाए जाते हैं जिससे यह जल के प्रभाव से बचे रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा, यूट्रिकुलेरिया, कमल, सिंगाड़ा और चलकुंभी। नेक्स्ट है फिर मरुद्भिद। मरुद्भिद कौन से होते हैं, जो शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में। ठीक है, आपने कैक्टस का भी सुना होगा, कैक्टस का जो पौधा होता है नागफनी, है ना, एलोवेरा बोलते हैं जिसको, बिल्कुल सिंपल बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, अब तो आ गया होगा ना समझ। तो ये क्या होते हैं, शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। अगर आप इसको जैसे कि कहीं पर शुष्क वातावरण में वहाँ पर भी रखेंगे तो ये वहाँ पर भी हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है फिर लवणोद्भिद पौधे। देखो लवणोद्भिद कौन से होते हैं, ये पौधे खनिज लवणों की अधिकता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। तना मोटा और सरस होता है, पत्तियाँ मोटी चमकीली होती हैं, इसमें श्वसनीय जड़ें पाई जाती हैं, जैसे कि राइजोफोरा और एविसिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक जरूर दिया करिए आप लोग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52, चुंबकीय पदार्थों के प्रकार बताइए। अब देखो चुंबकीय पदार्थ, विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ओर चुंबकित हो जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ क्या है, विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं। देखो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस।
लोह चुंबकीय पदार्थ वो कहे जाते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। किसी चुंबक के निकट लाए जाने पर तेज़ी से आकर्षित होते हैं, जैसे कि लोहा है। आपने देखा भी होगा, लोहे को मैग्नेट के अगर पास लाया जाएगा बहुत जल्दी से अट्रैक्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट है फिर निकिल है, कोबाल्ट आदि। लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के अत्यंत सघन कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें हम डोमेन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कौन सा पढ़ दिया है मैंने? मुझे लग रहा है मैंने कोई और सा पढ़ दिया है। नहीं, मैंने आपको मैंने मुझे लोह चुंबकीय याद रहा। ठीक है, मैंने आपको वो बता दिया, कोई बात नहीं, अभी आगे वो भी आएगा। देखो प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं? वो पदार्थ जो मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, और किसी चुंबक के निकट लाए जाने पर ये प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब चुंबक अगर आप इसके पास लाएंगे तो ये क्या होंगे? दूर भागेंगे उससे। एग्जाम्पल है आपके जैसे कि जल, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, हीरा, पारा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और नमक। नेक्स्ट है फिर दूसरे होते हैं हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक। ये क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब पूरी तरीके से भी ये अटैच नहीं होते हैं मैग्नेट से। जैसे कि एग्जांपल है ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि। अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की तरह ही व्यवहार करता है, जिससे स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर लोह चुंबकीय पदार्थ, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। ये क्या होते हैं? पूरी तरीके से चुंबक से अटैच हो जाते हैं, प्रबल रूप से चिपक जाते हैं। देखा भी होगा आपने, जैसे कि लोहा होता है और उसे मैग्नेट के पास लाना तो पूरे तरीके से क्या होता है? मैग्नेट से चिपक जाता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गति के तृतीयक नियम को बताइए। देखो जो गति के नियम हैं, न्यूटन के गति विषयक नियम, तीनों ही लॉ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और बहुत बार मैंने बोला है कि न्यूटन के तीनों नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज मैं इसको पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पूरे तरीके से। अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो वो जाके वॉच कर लेगा, उसको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 54 है, घर्षण बल किसे कहते हैं? इसके प्रकार बताइए। तो देखो घर्षण बल क्या होता है? घर्षण वह गुण होता है जिसके कारण दो भिन्न या विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोधी बल काम करता है। ठीक है, जो एक वस्तु को दूसरे वस्तु के सापेक्ष खिसकने का विरोध करते हैं उसको बोलते हैं हम घर्षण बल। दो सतहों के बीच सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्व इन सतहों के मध्य घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। अब देखो घर्षण बल के प्रकार होते हैं स्थैतिक, एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और थर्ड होता है रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? आपने देखा होगा अगर ज़मीन पर लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा रखा हो, उसे खिसकाने के लिए बल लगाया जाए तो खिसकता नहीं है ना। बड़ा सा टुकड़ा देखना लकड़ी का कोई भारी सा, और आप उसे खिसकाएंगे तो वो जल्दी से नहीं खिसकेगा। अब दोनों सतहों के बीच घर्षण बल कार्य करता है। इसी घर्षण को हम क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। इसका परिणाम जो है वो लगाए गए बल के बराबर और दिशा बल के विपरीत कार्य करती है। क्लियर। नेक्स्ट है फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इसमें क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी धरातल पर रखी जाती है, सरकाई जाती है, तो उसमें क्या होता है? उसके बीच में जो लगने वाला बल होता है उस घर्षण बल को हम सर्पी घर्षण बल बोलते हैं। जैसे कि बिना पहिए की किसी गाड़ी को ज़मीन पर खिसकाने पर या खींचने पर गाड़ी और ज़मीन के बीच में एक बल लगता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण बल। आप एग्जाम्पल ज़रूर देंगे हर चीज़ का, ठीक है? एग्जाम्पल से क्या होता है? अच्छा इफ़ेक्ट होता है, और दूसरी चीज़ आपको भी जो टॉपिक है वो लंबे समय तक याद रहता है। नेक्स्ट है फिर लौटनी घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दोनों सतहों के जो मध्य आकर्षण बल कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे कि समस्त वाहनों के पहिए और ज़मीन की सतह के बीच लगने वाला जो बल है उसको क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे नए कनेक्ट हुए हैं सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है भाई? अगर सभी को समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? तब आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी
हमें भी मन करता है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट आपके लिए लगाया जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बीजों का प्रकीर्णन, सबसे पहली बात है अपने टॉपिक को क्लियर करना। बीजों को प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकार तो आप तभी बता पाएंगे ना, तब आपको इसका मीनिंग पता होगा। देखो प्रकीर्णन होता है बीजों का बिखराव या बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र होना, ठीक है। अब वो बहुत सारे मेथड से हो सकता है। देखो कौन कौन से मेथड हैं। इसमें लिखा है कि बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने की क्रिया को ही बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रकीर्णन की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि वायु द्वारा, ठीक है, हवा से भी उड़ के बीज अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। एक तो बीज सूक्ष्म और हल्का हो, छोटा और हल्का होगा तभी वो उड़ पाएगा हवा में। सेकंड है फिर बीजों की वायु में तैरने और उड़ने के लिए विशिष्ट संरचनाएं हों जो बीजों के प्रकीर्णन में सहायता करें, जैसे कि कैलोट्रोपिस सेमल में रुई जैसे बालों का गुच्छा होता है, तो वो क्या करता है, स्टक होके चला जाता है दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट है फिर स्फुटन द्वारा। कुछ पौधों में फल बल के साथ फटते हैं, जिनमें क्या होता है, ब्रेकेज हो जाती है बीज से और एक मटर से भी अधिक दूरी पर फेंक दिए जाते हैं, जैसे कि यूफोर्बिया, मटर सेम आदि। फलों में परासरण दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बीजपत्र सहित दूर स्थानों तक फेंक दिए जाते हैं। कुछ पौधे फल और बीजों के प्रकीर्णन के लिए कुछ बाह्य कारकों जैसे कि वायु, जल और जंतुओं पर निर्भर हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पानी द्वारा। जल के भीतर या उसके निकट उगने वाले पौधों में फलों या बीजों का विकिरणन जल द्वारा किया जाता है। देखो क्या होता है, जल के आसपास या उसके निकट जो उगने वाले जो पौधे या बीज हैं उनका विकिरणन किस द्वारा होता है? विकिरणन या प्रकीर्णन एक ही बात है, ठीक है, वो जल द्वारा होता है। जैसे कि नारियल का जो फल है वो धारा के साथ बहुत दूर दूर तक विकिरणन हेतु अनुकूलित होता है। इसकी बाह्य फल भित्ति में जल प्रवेश नहीं कर पाता। इसकी मध्य भित्ति के रेशों में वायु भर जाती है, जिससे ये हल्का हो जाता है और ये जल में बह के दूरस्थ स्थानों पर चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर जंतु द्वारा भी होता है प्रकीर्णन। देखो कैसे। कुछ पौधों के फलों में कांटे होते हैं, है ना, देखा भी होगा आपने, जिनकी मदद से ये जीव जंतुओं या फिर पशुओं की त्वचा से चिपक जाते हैं और बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो इस प्रकार जीव जंतु भी बीजों के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट है हमारा पक्षियों द्वारा। पक्षी भी बीजों के अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पक्षी अंजीर, अंगूर, आलू बुखारा, अमरूद आदि के फल खाते हैं, है ना, और बीजों का पाचन नहीं होता है उनके अंदर, तो ये विष्ठा के साथ बाहर निकाल जाते हैं फीकल मैटर के थ्रू, ठीक है, और ये बीज क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। जहाँ पक्षियों द्वारा बीज पहुंच जाता है तो उसी स्थान पर पेड़ उग जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है मानव द्वारा। तो मानव द्वारा भी बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। देखो कैसे। मानव भी फसलों, फल, वृक्षों, सजावटी वृक्षों, पादपों के बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसके अलावा खाद्यान्न के साथ कुछ खरपतवार का वितरण भी मनुष्य द्वारा अनजाने में हो जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को? समझ आया है? अगर और कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, अच्छी लग रही है क्लास, नहीं लग रही है, हर तरीके से फीडबैक दिया करिए आप लोग, ताकि हमें भी पता चले कि कोई कमी है, कि आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे पता चलेगा, है ना? ठीक है भाई सभी को? हाँ, और एंड तक इस सीरीज़ में ज़रूर बने रहना। सभी राजन की सीरीज़ चल रही है जो आपके लिए बिल्कुल मस्ट है लगाना, ठीक है, इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 56 से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी के जो मैंने सिलेबस कवर करा दिया है उन सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप विज़िट कीजिए, 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस को वॉच कीजिए। और अगर किसी बच्चे ने पहले से वो कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो अच्छी बात है, ठीक है, तो वो जो है रिवीजन लगाएगा अपना। ठीक भाई? सभी बच्चे उसका रिवीजन लगाएंगे। रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो, अगर वो रिवीजन नहीं करता है तो वो भी क्या हो जाता है, एक दिन ज़ीरो हो जाता है सब कुछ पढ़ा हुआ, राइट?
चलिए फिर एक इस छोटे से इमोजी के साथ एक स्माइली कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।